हाँ, तो यहाँ पे पूछा गया कि मतलब इसका अल्फा की वैल्यू क्या होगी इसकी। देखो जब भी अल्फा निकालने के लिए बोला जाता है ना, तो हमारे पास दो इक्वेशन है टॉर्क के, एक टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा और टाउ इक्वल्स टू एफ आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर क्रॉस एफ करने का यूज करने के दो तरीके हैं। अब जब ये या इस पॉइंट के बाद हिंज है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई अल्फा। आई मतलब क्या हो गया, एम एल स्क्वायर बाय 3, इस एंड के क्रॉस अल्फा। और अगर मैंने यहाँ पे बात की, अगर ये मेरा एम जी है, ठीक है, कैपिटल एम जी, इसकी वजह से जरा टॉप निकाले हम लोग, तो कुछ ऐसा जाएगा ना। ये अगर मैंने एम जी को देखा ध्यान से, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई है। और अगर मैंने एम जी की वजह से, तो मैंने क्या कि एम जी वाले को थोड़ा पीछे खींच दिया। ये मुझे क्या पता है, मुझे आर वेक्टर का एंगल पता है ना। देखो तो ये आर वेक्टर है ना, मुझे इसका एंगल पता है। तो जब आर वेक्टर का एंगल पता हॉरिजॉन्टल के साथ, तो फोर्स वाली लाइन को पीछे खींच दो। तब ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज एल बाय 2 ना, क्योंकि फोर्स हमेशा कहाँ से लगता है, सेंटर ऑफ मास से लगता है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, एल बाय 2 हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टॉर्क हो जाएगा। अब देखो तो जरा सा कि लेंथ का अगर हम वो हिस्सा देखें जो कि एम जी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो लेंथ का वो हिस्सा क्या हो जाएगा जो कि एम जी के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से क्लियरली हम देखते हैं कि ये जो लेंथ होगी ना, ये मान लो लेंथ अगर हमारा बेस बी है, तो मैं cos 37 डिग्री बी अपॉन एल बाय 2 लिख सकता हूँ। तो बी मेरा हो जाएगा एल बाय 2, cos 37 हो जाएगा मेरा 4/5, 4 L/10। दिस इज इक्वल टू 4 L/10। ठीक है, तो ये हमने देखा। यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा, एम जी इंटू 4 L/10। ठीक है, या तो फोर्स को देख लो आर के परपेंडिकुलर, नहीं तो आर का वो हिस्सा देख लो, ठीक है, जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो आर का वो हिस्सा जो फोर्स के परपेंडिकुलर है, वो कितना, 4 L/10 है। अब यहाँ पर ये भी टॉर्क है, ये भी टॉर्क है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे, मुझे निकालना अल्फा है, ठीक है, फाइंड अल्फा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ml² बाय 3 इंटू अल्फा इक्वल टू एम जी 4 L/10। ये एम ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, 2 to 4, ये अल्फा हो जाएगा 2G, 2 to 6G, 6G/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। इसको फटाफट सबको नोट कर दो। तो जब भी तुम्हें अल्फा निकालने के लिए बोला जाए ना, ठीक है, तो और तुम्हें अगर फोर्स दिया जाए, तो हमेशा ये दो इक्वेशन को एक साथ यूज करो। आई होप सबको समझ में आ गया। अगर तुम उससे करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है, तो भी तुम्हें सेम आंसर मिलेगा। देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये 90 डिग्री है, तो ये 30, ये 90, ये 53 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है, ये आर वेक्टर ऐसा जाएगा, ये 53, ये भी 53, ठीक है, एम जी साइन 53 हो जाएगा, ये एम जी एल बाय टू साइन 53 डिग्री, बिकॉज देखो तो आर और एम जी के बीच में एंगल वही आ रहा है ना, इसलिए तुम उससे भी कर सकते हो। मैंने बोला भी था तुम लोग को कि भाई किसी को तोड़ दो, या तो फोर्स को तोड़ दो या तुम आर को तोड़ दो, किसी एक को तोड़ दो, तुम्हारी मर्जी पर है, आंसर सेम आने वाला है। हाँ, बस इस सिचुएशन में ये आसान होता है और कुछ नहीं होता, बाकी तुम्हारी प्रैक्टिस पे तुम्हें जो आसान लगे तुम वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन और, ये लास्ट क्वेश्चन है आई अल्फा और एफ इंटू एल वाले। तो यहाँ पे बोला कि एक पुली है, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, तो हर किताब में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे एक पुली है और यहाँ पे से ना ऐसे एक स्प्रिंग को हमने ऐसे लटका दिया, ठीक है, जो तुमने पढ़ के रखा था एपीडी उसमें एनएलएम में। एक मिनट, यहाँ पे ये मान लो मास m1 है, यहाँ पे मान लो मास m2 है, बोला गया m2 m1 जो m2 से बड़ा है, ये पुली के पास भी मास है और डायरेक्टली हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया आई, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आई है, एम ओ आई ऑफ पुली इक्वल्स टू आई, ठीक है। और हमसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये हमसे सवाल पूछा गया, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। अब देखो इस सवाल को अगर हम करें ना, एक मिनट, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एबीडी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पहले m1 का, ये m1 जी लग रहा है, यहाँ पे फोर्स चार्ज का टेंशन T1, ठीक है, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, मैं आशु से बोल रहा हूँ, तो दूसरी क्लास में बैठी हुई है। देखो यहाँ पे ये M2 जी है, यहाँ पे T2 है, ठीक है, ऊपर लग रहा है टेंशन। उसके बाद जरा तुम देखो, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने दोनों में T1 और T2 को सेम नहीं रखा, ठीक है, मैंने T1 और T2 को सेम यहाँ पे नहीं रखा, ठीक है, क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पर जब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, ठीक है, एनएलएम वाले क्वेश्चन, उस एनएलएम वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि अगर मान लो कोई पुली होती थी मासलेस थी अगर, तो हमने दोनों तरफ T1 और टी और टी रखा, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो पुली थी ना, वहां पुली मासलेस नहीं थी, यहाँ पर पुली के पास मास है, तो पुली के पास मास है और यहाँ पे बोला कि फ्रिक्शन भी है, ठीक है, फ्रिक्शन का यहाँ पे ये काम होता है ना कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन इस पुली को घुमा रही है। अब सोचो, अगर यहाँ पर ये पुली अगर मासलेस होती, तो और यहाँ पे अगर मैंने T1 और T2 को लिया होता, ठीक है, तो T1 की वजह से टॉर्क क्या आता, T1 आर आता, देखो तो T1 इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे फिक्स है नहीं एक्सिस, माइनस ये क्या हो जाएगा T2 इंटू आर,
ठीक है, और इक्वल्स टू इसका मोमेंट, इसका मास 0 होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, 0 इंटू अल्फा, तो T1 इक्वल्स टू T2 हो जाएगा ना। आई बात समझ में? अगर ये पुली मासलेस हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि T1 और T2 कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हम लोगों ने पढ़ा था पहले, ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या थी, T1 इक्वल्स टू T2 व्हेन पुली इज मासलेस, ठीक है, और देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग। ठीक है, ये कंडीशन जो थी ना, हम लोगों ने जो पढ़ा था एनएलएम, हाँ अगर नहीं मेंशन किया ना तो सेंटर ऑफ बाजू का देखो ना, यहाँ फिक्स है, दिख रहा है यहाँ पे, और पुली का तो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लिया जाता है। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होता है, और कुछ नहीं मेंशन हो तो सेंटर ऑफ मास। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुली है, ठीक है, और यहाँ पर ये भी बोला जाएगा ना कि यहाँ पे इसके बीच में फ्रिक्शन भी है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब फ्रिक्शन भी है। ठीक है, तो कुछ बातें को समझ जानी वहां से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे T1 और T2 जो बराबर नहीं हो, लेकिन हाँ एक बात सही है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टेंशन है ना वो पूरा T1 होगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टेंशन है ना वो कितना रहेगा, T2 रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हर पर में टेंशन T1 है। जैसे पुल्ली आ गई टेंशन बदल गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, टेंशन T2 हो। ठीक है, याद रखना T1 पूरे स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तभी होता है जब पुल्ली कैसी हो, मासलेस हो। ठीक है, या पुल्ली के पास मास हो लेकिन स्ट्रिंग और पुल्ली के बीच में कोई भी तरह का फ्रिक्शन फोर्स ना हो। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये मान लो बोला गया है कि M1 M2 से बड़ा है तो M1 नीचे जाएगा, M2 ऊपर जाएगा, ए एक्सेलरेशन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे ना, एक चीज और ऐड कर देना, देयर इज नो स्लिपिंग। ये भी यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा पूरा वहां पे किसी भी तरह की कहीं पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। अगर मान लो यहाँ पे हमने देखा ये वाला इसका इक्वेशन देखा, तो M1 का अगर हमने इक्वेशन देखा तो मैं लिख सकता हूँ M1G माइनस T1 इक्वल्स टू M1 है, ये एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ कि M2 हल्का है तो ये ऊपर जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ T2 माइनस M2G इक्वल्स टू M2 है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, तीन अननोन है ना, एक T1 एक T2 और एक A। अब इसको सॉल्व, दो अननोन, अगर दो इक्वेशन तो मुझे तीसरा इक्वेशन भी चाहिए। अब एक बात समझो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि देयर इज नो स्लिपिंग। मतलब क्या हो, देखो जैसे ये ब्लॉक नीचे आएगा ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, और ये पुल्ली भी क्या करेगी, रोटेट करेगी। एक बात क्लियर है कि अगर M1 नीचे आ रहा है, ठीक है, तो पुल्ली कैसे घूम रही होगी, पुल्ली तो ऐसे घूम रही होगी ना, क्योंकि ये वाला पॉइंट का एक्सेलरेशन किधर होगा, स्ट्रिंग नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी कैसे खिसक रहा होगा, ऐसे खिसक रहा होगा ना, ये पुल्ली नीचे आ रही है, ऐसे घूमेगा तो ना पुल्ली नीचे आएगी। अब यहाँ पर मान लो अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो मैं बोल सकता हूं कि लेट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली बी अल्फा। सो ए इक्वल्स टू अल्फा आर। समझना ये इक्वेशन क्यों लिखा गया, ये जो ब्लॉक नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ, अगर ब्लॉक एक्सेलरेशन ए के साथ आ रहा है तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट एक्सेलरेशन ए के साथ नीचे आ रहा है, ये वाला पॉइंट भी एक्सेलरेशन ए के साथ खिसक रहा है,
और अगर ये पुल्ली और स्ट्रिंग में स्लिपिंग नहीं हो रही है तो पुल्ली का और स्ट्रिंग का दोनों का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, तभी स्लिपिंग नहीं होगी। याद करो तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे ब्लॉक वाले, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, हमने खींचा ब्लॉक को, जब ब्लॉक को खींचते थे अगर इसका एक्सेलरेशन 10 है, इसका एक्सेलरेशन अगर 6 है, डिफरेंस अगर हो जाता है तो ये छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक पे खिसकता है, इसके रेस्पेक्ट पे मूव करता है, ठीक है, और गिर जाता है। दोनों का एक्सेलरेशन अगर इसका भी 10 इसका भी 10 तो हम यहाँ इनकी ये दोनों साथ साथ मूव करते हैं, हम कहते हैं वहां पे कोई भी तरह की स्लिपिंग नहीं होगी। तो याद रखना जब भी लिखा हुआ देयर इज नो स्लिपिंग मतलब दोनों बॉडी जो कांटेक्ट में है उन दोनों का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैंने बोला कि इन दोनों का अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर सेम होगा, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे स्प्रिंग का एक्सेलरेशन अगर ए है और इस पुल्ली का एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अल्फा है, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका अल्फा इंटू आर इस पॉइंट का हो जाएगा। पुल्ली का टेंजेंशियल इसका पुल्ली का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया, अल्फा इंटू आर। देखो ना कैसे होता है वो, आ, अगर ऐसा होगा ना, ठीक है, अगर इनका स्लिपिंग होगा तो ये पुल्ली स्लो मूव करेगी और जो स्ट्रिंग है वो तेजी से नीचे भाग जाएगी। बात समझ में आई? अगर वो ऐसा अगर स्लिपिंग होगी ना तो पुल्ली को तुम देखोगे ना कि पुल्ली स्लो मूव कर रही होगी और स्ट्रिंग तेजी से नीचे भाग जाएगा, ठीक है, या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रिंग स्लो जाए और पुल्ली फास्ट, इस तरह से तब स्लिपिंग होती है वहां। क्लियर? अब देखो यहाँ पर अगर ए इक्वल टू अल्फा मतलब इस पॉइंट पुल्ली का अगर स्लिपिंग होगी ना तो हमारे ऐसे कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे भी नहीं, ठीक है, फिर उसके लिए फिर नए क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे और वैसा कोई भी क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जहाँ पे स्लिपिंग फिर कुछ एडिशनल डेटा वहां पे दिया होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे सामने ऐसा कोई भी सवाल नहीं आएगा हमारे से, ठीक है। ए इक्वल टू अल्फा आर हो जाएगा where alpha r is the tangential acceleration of the point of the pulley and a is the acceleration of the string। क्लियर? ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। आगे हम देखते हैं अब यहाँ पे देखो एक चीज और है कि अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग की बात की तो स्ट्रिंग को जरा सा हम ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे T1 लग रहा है, यहाँ पे T2 लग रहा है, ठीक है, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, T1 बड़ा होगा T2 से क्योंकि तो ऐसे घूम रहा है ना, तो T1 इसको ऐसे घुमा रहा है, T2 इसको ऐसे घुमा रहा है, तो T1 R माइनस T2 R इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट T1 माइनस T2 इक्वल्स टू आई, अल्फा के बदले हम क्या ले सकते हैं ए बाय आर, ठीक है, ये हमारा एक और इक्वेशन बन गया। ऐसे हमको चार इक्वेशन मिल गए यहाँ पे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस केस के लिए A1 एक्सलेशन भी ब्लॉक निकालना है। तो अब यहां से जरा देखो M1G T1 माइनस T2 है ना, तो जरा यहां से देखो अगर मैंने T1 माइनस T2 निकाला, अगर मैंने इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से देखो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 से, क्योंकि तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए T1 माइनस T2 दिया गया है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ M1G माइनस T1 और दूसरा इक्वेशन था T2 माइनस M2G। अगर मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 तो मुझे क्या मिलेगा T2 माइनस M2G माइनस M1G प्लस T1 इक्वल्स टू A M2 माइनस M1, ठीक है। अब देखो तो T2 माइनस T1 T2 माइनस M2G
माइनस M1G प्लस T1। आई अल्फा बार के लिए तो ठीक है, आई इंटू अल्फा हो गया ना। देखो नेट टॉर्क का इक्वेशन हमने देखा था ना अभी, आई इंटू अल्फा। और देखो यहाँ से ध्यान से, अल्फा क्या, अल्फा तो ए बाय आर है ना। देखो तो ये वही लिख दिया मैंने आपको। एक बार रुको, मैं पूरा सॉल्व करके ना फिर से एक बार पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सब तो सही लिखा है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मान लो मेरे को अगर T1 माइनस T2 चाहिए अगर, तो मैं उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करता हूँ, उसको ऐड करता हूँ। अगर ऐड करूंगा ना तो मेरे को यहाँ पे T2 माइनस T1 प्लस M1G माइनस M2G इक्वल्स टू A M1 प्लस M2। सिंपल आ जाए। T1 माइनस T2 क्या हमारा, वो तो आई ए बाई आर है। T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, माइनस आई ए बाई आर प्लस M1G तो A M1 प्लस M2। ठीक है, हमें क्या निकालना, हमें तो A निकालना है। तो मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ, A इसको इधर लेके आ जाते हैं, M1 प्लस M2 प्लस आई बाई आर इक्वल्स टू G M2 माइनस M1। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट A क्या हो जाएगा, G M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2 प्लस आई बाय, सर जी M1 माइनस M2 बोले G M1 M1 माइनस माइनस M2। हाँ दिस इज द आंसर। ठीक है, और अगर अब देख लो फिर से ध्यान से जो मैंने बताया सवाल में, यहाँ पर ध्यान सुना सब कोई, ठीक है। एक तो बोला कि दो मार्क्स थे, एक M1 एक M2 है, M1 की वैल्यू M2 से बड़ी है, ठीक है। और हमने उसको पुलिस से हैंग कर दिया। जब हमने हैंग कर दिया, क्वेश्चन में बोला गया कि पुली का मास, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और हमें बोला गया कि M1 M2 से बड़ा है, और बोला गया कि कहीं पे कोई भी तरह की स्लिपिंग नहीं हो रही। ठीक है, जब ऐसे सवाल आते हैं ना, तो अगर पुली के पास अगर मास होता है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि दोनों तरफ जो टेंशन होगी वो सेम नहीं है। टेंशन दोनों तरफ तभी सेम होती है जब पुली कैसी होती है, मासलेस होती है, या पुली के पास मास और स्प्रिंग और पुली के बीच में कोई भी तरह का फ्रिक्शन फोर्स ना हो। जब दोनों तरफ टेंशन सेम होता है तो पुली में, ठीक है, सेम होता है। ठीक है, तो जो मैंने बातें बताई वो होती है। यहाँ पर बोला गया पुली के पास क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो दोनों तरफ जो टेंशन है वो सेम यहाँ पे नहीं होगी। एक तरफ मैंने टेंशन को T1 ले लिया, एक तरफ मैंने टेंशन को T2 ले लिया। अब यहाँ पे जब मैंने इसको इक्वेशन लिखा है, तो मैंने पहले ब्लॉक का लिखा M1G माइनस T1 इक्वल टू M1 है, और मैंने दूसरे ब्लॉक का लिख दिया है T2 माइनस, अब देखो ये भारी है तो नीचे जाएगा, ये M2 हल्का है तो ये ऊपर जाएगा। अगर M2 हल्का है तो T2 बड़ा होगा M2G, T2 माइनस M2G क्या हो जाएगा, M2A हो जाएगा। हमने अब यहाँ पे हमको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, हमको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि कोई भी तरह की स्लिपिंग नहीं होगी। याद रखना, अगर पुली और स्ट्रिंग है उसमें कोई भी तरह की स्लिपिंग नहीं होगी, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा पुली का और स्ट्रिंग का, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा पुली का और स्ट्रिंग का वो सेम होगा। ठीक है, वरना वहां पे क्या होगी, स्लिपिंग होगी। ठीक है, पुली स्लो मूव करेगा या स्ट्रिंग तेज मूव करेगा, ऐसा उसको कहते हैं स्लिपिंग। स्लिपिंग मतलब स्लिपिंग तब होती है जब दो बॉडीज के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी या और एक्सेलरेशन अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे अगर बोला गया कि नहीं स्लिपिंग हो रही है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेम होगा। तो हमने अगर देखा तो धागे का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा, और पुली के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हमको पता है कि ये अल्फा से मूव कर रहा है, तो ए इक्वल्स टू अल्फा आर होगा। ठीक है, हमने ये पहले पढ़ के रखा है कि v इक्वल्स टू ओमेगा, ए इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, ये हमने पूरा का पूरा देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ पे 3 इक्वेशन मिल गया हमको। ठीक है, और 3 इक्वेशन मिलने के बाद यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे ना हमको अगर ये पुली के लिए हमको आर भी दिया ही जाएगा। ठीक है, उसके लिए वरी नहीं करना।
ठीक है, सारे डेटा आपको पता रहेंगे। अब अगर हमने आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने देखा कि अगर ये पुली रोटेट कर रही है तो T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर, ठीक है, ये हो जाएगा I इंटू अल्फा, फिर I द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, T1 माइनस T2 इक्वल टू I A बाय आर, अल्फा तो A बाय आर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने T1 माइनस T2 को निकालने की हमने जो दो इक्वेशन पहले लिखे थे उससे हमने देखा कि हमने दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमको ये मिल गया, और जो T1 माइनस T2 की जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ T2 माइनस T1 था, यहाँ पे T1 माइनस T2, तो माइनस A बाय आर हो जाएगा, प्लस M1 की माइनस M2 की इक्वल टू A M1 प्लस M2। A को हमने यहाँ से क्या किया, सेपरेट बना लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया, हमको ये आंसर, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ द पुली है, ये तुम देखो ना, आर क्या पे रेडियस ऑफ द पुली है, ये T1 है, तो टॉर्क क्या होगा देखो, तो इसके बाद ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना, तो T1 इंटू आर, ठीक है, और ये इधर से क्या हो जाएगा T2 इंटू आर, ठीक है। देखो तो T1 इंटू आर ऐसे घुमाएगा, T2 इंटू आर ऐसे घुमाएगा, दोनों उल्टी डायरेक्शन में घुमाएंगे ना, तो टॉर्क से सब्ट्रैक्ट होगा ना। सर T1 माइनस T2 इज इक्वल टू I बाय I इंटू A बाय आर स्क्वायर नहीं होगा, I बाय A बाय आर स्क्वायर, A बाय आर स्क्वायर नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्यों लिखेंगे आर स्क्वायर हम लोग, T1 आर वाला वो वाला आर कहाँ गया फिर, A बाय आर स्क्वायर होगा, परफेक्ट, सही। अच्छा अब देख लो, अगर यहाँ पर ये पुल्ली, अगर हमारे पुल्ली का अगर मास जीरो होता ना, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता, कि हम आई को जीरो पुट कर देते और हमको वही फॉर्मूला मिल जाता जो हमने पहले पढ़ के रखा था, ठीक है, एनएलएम, ठीक है। और तुम लोग ना इसके बेसिस पे बताया तो और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे एक टेबल होगा, ठीक है, उसकी यहाँ पुल्ली होगी, ये M2 होगा, ये M1 होगा, ठीक है, यहाँ पर भी हमसे सेम पुल्ली का हमको मास दे देगा आर स्क्वायर, आर कॉमन आएगा ना उधर में, देखो ये जो आर कॉमन लिया ना, ठीक है, अल्फा हो गया A बाय आर, और यहाँ से जो आर कॉमन लिया वो भी तो आर नीचे चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, पुली का दे देगा आई आर, ठीक है, M1 M2, ठीक है, और पूछ लेगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी सेम एनएलएम का और इसका टेक्निक यूज करना, लिखा रहेगा देयर इज नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग, तो अल्फा इक्वल्स टू A बाय A ले लेंगे, ठीक है, इक्वेशन सेम अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे टेंशन को T1 लेंगे, यहाँ पे टेंशन को T2 लेंगे, ठीक है, बेसिक मेथड सब बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, एक सम अच्छे से आ जाएगा ना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना, इसके बेसिस में और भी जो क्वेश्चंस है वो भी आसानी से इस तरीके से आ जाएंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन हमारे टर्म एग्जाम में आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार कर लेना अच्छी बात है। हेलो, सबको समझ में आ गया इतना पार्ट? एक काम करो, मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, जरा फिर से ज्वाइन कर लो ना, और सबको ज्वाइन करोगे।